क्या आप ये बात मानती हो कि कोई कितना भी लेजी हो या क्या, कहीं ना कहीं किसी न किसी के अंदर एक दबा हुआ होता है? बिल्कुल, मुझे तो लगता है। हॉरर स्टोरीज आपने जितनी भी सुनी हो, पढ़ी हो, उसमें क्या होता है कि कहीं गए, आत्मा मिली या भूत प्रेत से वो हो गया आमना सामना, इस तरह के। तो मुझे लगा ऐसा भगवान के साथ भी तो हो सकता है। मैं जिस स्टोरी की जो मैंने सुनी थी उसकी बता रहा हूँ। उसमें एक सीन आया था कि वो लड़की जिसके साथ लव अफेयर था वो उसके घर जाती है और वो लड़का शार ले रहा होता है। शार की आवाज़ बाकायदा आ रही होती है और वो लड़की बाहर खड़े होके वो दिमाग में चल रहा होता है क्या मैं अंदर घुस जाऊँ और ये क्या हो जाए। एंड माय माइंड वाज कि घुस जाना है अंदर, घुस जाना। ये इसीलिए तो बनाया गया है फॉरबिड। वो मैं सोच रहा होता हूँ कि शायद मैं उस लड़की की जगह हूँ, वो अब कुछ ऐसा सीन, एक्साइटिंग सीन होने वाला है। वो दरवाज़ा खोल के अंदर घुसती है, वहाँ देखते हैं लड़के की लाश पड़ी है और फिर एकदम से चीख आती है। आपने जब अघोरी लिखी, आपके मन में अघोरी के लिए उससे पहले क्या पर्सपेक्टिव था? क्योंकि एज ए राइटर आपने थोड़ी बहुत रिसर्च की होगी। अघोरी के साथ ये चीज़ थी कि वो महाकाल के भक्त होते हैं सबसे पहले। तो बस आप एक्सप्लेन करोगी कि इन्होंने मांस खाना क्यों चालू किया है? वो एक्चुअली क्या हुआ था, हेलो और हाय। एक बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं। कुकू एफएम की 3 ऑडियो बुक्स लिखने वाली ऑथर प्रियंका कटारे जी 3 बुक्स लिख चुकी हैं और एक बुक आज भी कुकू एफएम पर ट्रेंडिंग है, अघोरी। मैंने सुनी है, आप लोग भी, आई रिक्वेस्ट कि आप लोग सुने, और बहुत अच्छी और बहुत एक्साइटिंग स्टोरी है। तो आज के पॉडकास्ट में हम शुरुआत करते हैं अपने सवालात का सिलसिला प्रियंका कटारे जी के साथ। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। जी धन्यवाद मुझे पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। और मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगी, मैंने 3 नहीं, एक्चुअली 72 ऑडियो बुक्स लिखी हैं अभी तक। बट वो फेमस स्पेसिफिक 3 मैंने जो हाईलाइटेड थी, मैंने उनके बारे में रिसर्च किया और वो मुझे दिखी। जी जी, तो हाँ 3 मेरी हाईलाइटेड है और वो मतलब काफ़ी टाइम से ट्रेंडिंग में चल रही है। जी जी। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे, एक बेसिक सवाल ये है कि आपकी राइटिंग की जर्नी कैसे शुरू हुई? क्यों राइटिंग को आपने एज ए प्रोफेशन बताया और उस चीज़ में आप सक्सेसफुल होते हुए भी दिख रहे हैं? एक्चुअली क्या हुआ कि मतलब लिखने का शौक तो मुझे बचपन से ही था। तो डायरी लिखती थी, कविताएं लिखती थी, शुरुआत कविताओं से हुई। और फिर जैसे खाली समय में क्या करूं, तो कविताएं बहुत लिखती थी। फिर क्या हुआ कि ना कोविड टाइम से हुआ तो मेरी जॉब चली है। मैं एक्चुअली सीबीएसई उसमें आईसीएसई बोर्ड में टीचर थी, मैथ्स टीचर। तो वो मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। अब कोविड टाइम ऐसा था कि घर में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिल रहा था, फैमिली भी साथ में थी। तो क्या करूं, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत मोटिवेट किया इसके लिए कि ना अपनी सोशल मीडिया पे डालो कविताएं। जब डालना शुरू किया तो ऑडियंस का बहुत ही अच्छा मतलब रिस्पॉन्स आने लगा। और जो मेरे करीबी लोग थे जिनको मालूम नहीं था कि मैं लिखती हूँ, तो उन लोगों को तो हैरानी हो रही थी इस बात की कि ये कहाँ से चुरा चुरा के डाल देती है अपने पेज पे। पर फिर लगा कि हाँ चलो, अच्छा लग रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। फिर क्या हुआ कि पॉकेट एफएम का एक कंपटीशन का वो आया नोटिफिकेशन। जैसे फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया पे ऐसा होता है ना कि अपन जो चीज़ ज़्यादा देख रहे होते हैं उसी का ऐड ज़्यादा देखने लगता है। तो जैसे कोई भी राइटिंग की कंपटीशन होती है तो वो मुझे उसका पहले दिख जाता था नोटिफिकेशन। उसमें मैंने डाली अपनी एक स्टोरी। उसमें क्या था कि कंपटीशन था जिसमें आपको 10,000 वर्ड्स की कोई भी ऐसी स्टोरी डालनी थी जो आगे तक के लिए हुक छोड़ती हो और उसको हम कितना भी लंबा बना सकते हो। तो वो मैंने डाली, तो लकीली क्या हुआ कि वो टॉप 10 में आ गई। बस वो मेरा एक स्टार्टिंग पॉइंट था, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती गई। फिर शुरुआत मैंने पॉकेट एफएम से ही की थी। ओके, तो वो जो स्टोरी थी वो आज भी आपको याद है कि वो कौन सी स्टोरी थी? वो और क्या वो पूरी हो पाई आगे चल के? हाँ, वो ऑडियो बुक के रूप में अभी भी है पॉकेट एफएम पे। क्या नाम था उसका स्टोरी? अजनबी सा इश्क। अजनबी सा इश्क जी। तो आपने ये, जैसे इंद्रधनुष हुई, प्रतीक्षा हुई और अजनबी सा इश्क जी। मेरा मतलब एक कैजुअल सवाल ये है कि प्यार 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 जाता हुआ जॉनरा एकदम से अघोरी, डार्क एनर्जी, डार्क वर्ल्ड, उसमें कैसे स्विच किया आपने? वो क्या हुआ, कुछ है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि अपने जीवन में पूरी प्लानिंग अपनी काम नहीं करती। कुछ भगवान ने पहले से सोच के रखा होता है ना, तो एकदम से मूवमेंट चेंज हो जाता है। सेम वही मेरे साथ हुआ है। जैसे टीचिंग से एकदम से राइटिंग में आ गई मैं, वो मेरी कोई प्री प्लानिंग नहीं थी। दूसरा मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं फिक्शन लिख रही थी
तो थोड़ा बोरियत महसूस करने लगी कि मतलब एक जैसी स्टोरी जा रही। फिर मुझे एक फैंटेसी लिखने का ऑफ़र मिला, राजकुमारी नंदिता करके एक स्टोरी है, वो मिलियंस में है उसके भी लिसनर, पॉकेट एफएम के लिए ही। वो काफ़ी लंबी चली, फिर मैंने क्या पॉकेट एफएम से ब्रेक ले लिया, इधर कोको एफएम पे आ गई। वो थोड़ा ये था कि अच्छा पेमेंट भी कर रहे थे और थोड़ा मतलब उनकी जो कंडीशंस थी ना, जैसे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा डेडलाइन एकदम ऐसे नहीं रहती थी स्ट्रिक्ट कि नहीं आपको यही करना है। ऐसा नहीं है, टॉक्सिक कल्चर नहीं था कि हाँ। आज की डेट में चाहिए ये तो मुझे आज ही ये मैं देना मुझे चाहिए। लगा कि थोड़ा-सा प्लेटफ़ॉर्म चेंज करके देखना चाहिए। अब यहाँ रिक्वायरमेंट थी नॉन फिक्शन राइटर की, तो इन लोगों ने मुझे सबसे पहले लिखवाया एनसीईआरटी का ज्योग्राफी। ओके, मुझे ऑप्शन दिए गए कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहती है, तो मैंने मैथ्स को बोला, क्योंकि मैं मैथ्स टीचर थी, तो वो बोले उसको अपन ऑडियो में नहीं समझा सकते, तो आप कुछ और ले लो। फिर मैंने देखा कि ज्योग्राफी काफ़ी कुछ साइंटिफिक सी थी, तो मैंने कहा ठीक है मैं ज्योग्राफी लिखूंगी। तो फिर वहाँ से जो उन लोगों को अच्छा लगा मेरा लिखना, उन लोगों को लगा नॉन फिक्शन में अच्छी राइटर अपने पास आ गई है, तो वो मुझे टॉपिक सजेस्ट करने लगे कि आप इस पे लिख सकती हो। मैंने कहा हाँ लिख सकती हूँ। फिर बस ये था, रिसर्च बहुत अच्छी करनी पड़ती थी। तो उसके बाद फिर जो नॉन फिक्शन में आ गई, फिक्शन में क्या कई सारे राइटर्स मिल जाते हैं, नॉन फिक्शन हर कोई मतलब नहीं ले पाता। आगे आके पहल नहीं करता कि मैं लिखना चाहती हूँ। तो मतलब जो पहचान मुझे मिली है वो नॉन फिक्शन में आने के बाद ही मिली है। मतलब थोड़ा और ज़्यादा इजी करने के लिए लैंग्वेज में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगी कि नॉन फिक्शन और फिक्शन में अंतर क्या होता है? फिक्शन में क्या होता है कि हम अपनी इमेजिनेशंस के ऊपर पूरी स्टोरी बनाते हैं, कैरेक्टर्स हमारे इमेजिनरी होते हैं, हम कुछ भी लिखने के लिए मतलब फ्री हैं, उसमें कहीं से कुछ भी लेके स्टोरी बना के आगे बढ़ा सकते हैं। फिक्शन में क्या है, हमें तथ्यों के ऊपर ज़्यादा टिका रहना पड़ता है, मनगढ़ंत कुछ भी नहीं लिख सकते। हाँ, उसमें ड्रामा क्रिएट करना पड़ता है, इंगेज मतलब अच्छा रहे और ऑडियंस अच्छे से उसमें हुक ले पाए कि हाँ मुझे आगे तक सुनना है, जैसे एक एपिसोड के बाद वो दूसरा एपिसोड क्यों सुनेगी, ये चीज़ हमें अपनी डालनी पड़ती है। बाकी उसमें ऐसा है कि नॉन फिक्शन में जैसे मैंने मान लो अघोरी के ऊपर ही लिखा, तो अघोरी की जो क्रियाकलाप हैं, जो वो करते हैं, मतलब पूजा पाठ, तंत्र विद्या, वो सब मैं अपने मन से नहीं लिख सकती। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि रिसर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए कि ऑडियंस क्रॉस क्वेश्चन ना कर पाए कि आपने ऐसा क्यों लिख दिया इसमें। तो आपने ये रिसर्च कैसे करी? बाय नेट रिसर्च By की या net आप की है। उज्जैन या बनारस जाके आपने अघोरी कल्चर मैं एक्चुअली क्या हो? पहले इंदौर में रहती थी, तो हम लोगों का उज्जैन जाना बहुत होता था, तो कुंभ मेले वगैरह भी मतलब जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ गई हुई हूँ, तो देखे हुए भी हैं अघोरी। बाकी ये जो मतलब लिखने के लिए रिसर्च की थी, तो ये क्या है कि ना कुको एफएम वाले बुक्स प्रोवाइड करवा देते हैं, तो बस ये पढ़ने का शौक होना चाहिए। रिसर्च तो एज ए टीचर शॉप पे आई होगा कि हाँ टीचर है तो पढ़ना पढ़ाना तो वो खून में है। बस हाँ वही। और बुक्स पढ़ने से अच्छा तो कुछ भी नहीं है, टाइम पास भी कुछ भी नहीं है, और नॉलेज जितनी ज़्यादा गेन होती है ना बुक से, मुझे नहीं लगता कि किसी और भी माध्यम से मिल सकती है। ये है। फर्स्ट टाइम आपको लाइफ में कब लगा था ऐसा? क्योंकि कोविड ने, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है, कई उभरते कलाकार सामने आए जिनके वो एक टैलेंट अंदर छुपा हुआ था। बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब खोई। लाइक मीडिया का भी एक सेकंड जनरेशन का जो बूम आया वो कोविड के टाइम से आया। कई लोगों के लिए बहुत बुरा भी रहा है कोविड। टीवी कल्चर को लोगों ने छोड़ के सोशल मीडिया को अपनाना शुरू किया कि सोशल मीडिया भी एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है। ऐसे ही कुछ कुक्स सामने आए, एक्सपेरिमेंटल कुक्स आ गए सामने, और कुछ राइटर्स आए, कुछ पोइट्स आए, ओपन माइक का कल्चर बहुत ज़्यादा बर्न हुआ। तो आपने अपनी लाइफ में कब ये एक्सपीरियंस किया कि मैं एक मैथ्स टीचर की जगह एक फिक्शन, नॉन फिक्शन या राइटर और स्टोरी टेलर ज़्यादा बेटर? पहले तो मतलब मैथ्स के इतर कुछ सोच नहीं पाती थी मैं। मैथ्स बहुत लॉजिकल चीज, बहुत लॉजिकल चीज है, उसमें अगर अपन मतलब पूरा टाइम देने लगे तो कुछ और सोचने का टाइम रहता है। एग्जैक्टली वही मेरा कहने का कि मैथ्स एक डिफरेंट ही स्ट्रीम है, वो तो लॉजिक्स के ऊपर है, जैसे फिजिक्स, जैसे केमिस्ट्री। तो मैथ्स की टीचर एकदम से फिक्शन और नॉन फिक्शन में आके और फिर उसी में करियर। मैथ्स जो सबसे बड़ी आदत होती है वो मेहनत करने की होती है, वो मेरे साथ प्लस पॉइंट रहा कि मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि मैं 4 घंटे लगातार नहीं बैठ सकती हूँ, या फिर मतलब इतना कैसे जागूँ, इतना कैसे काम करूँ, वो चीज़ नहीं रही शुरू से मैथ्स की वजह से। ये एक उसका प्लस पॉइंट था मेरे साथ। बाकी जब टीचिंग छोड़ दी, मैथ में ये भी है कि जैसे अपन छोड़ देते हैं फिर क्या होता है कि टच खत्म हो गया तो सारी चीज़ें ड्रेन होने लगती हैं, कुछ भी दिमाग में नहीं रहेगा, फॉर्मूले आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। तो जैसे 1-2 साल का ब्रेक हो गया, फिर मुझे लगा दोबारा इसमें जाने के लिए मुझे दोबारा स्टडी करनी पड़ेगी। वो बेसिक से ही शुरू करके फिर से इससे अच्छा है कि मैं कुछ नया ही ट्राई करती हूँ। मतलब जब देखो पॉपुलर होते तो अच्छा लगता ही है, तो जब सोशल मीडिया पे भी तारीफें मिलती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था,
फिर ये लगा कि चलो अगर ऑडियंस कनेक्ट हो ही रही है तो क्यों ना कहानी लिखने में भी ट्राई किया जाए, और ये लकीली चल पड़ी, तो चल ही रही है जर्नी जब से। तो इसी को ही फिर आपने ये सोच लिया कि हाँ, हाँ करियर मुझे इसी को ही बनाना है। इसमें बेनिफिट मेरे साथ ये भी था, जैसे मैं क्या मतलब हाउसवाइफ रही हूँ काफ़ी टाइम तक भी, जैसे बच्चे छोटे थे तब मैं जॉब में नहीं थी, तो मुझे ऐसा लगा कि फ्रीलांसर जॉब है एक तो ये, तो घर को टाइम बहुत अच्छे से दे सकते हैं, बच्चों के लिए टाइम बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, और फ्लेक्सिबल आवर्स में अपन काम कर सकते हैं। जैसे जब मैं फ्री हूँ, जब मेरा मन है लिखने का, तब मैं लिखने बैठ जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे इतने मतलब 10 to 5 ये जॉब करनी ही करनी है, कोई बाउंडेशन नहीं है। और क्रिएटिव थॉट्स तो आते ही हैं, आप नहीं भी लिखो तब भी आएंगे, आप डायरी में तो लिखोगे ना अगर आपको लिखने की आदत है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेती हूँ, लिख लिख के रख लेती हूँ, जब लगता है कि हाँ ये काम में आ सकता है तो फिर अपना दे देती हूँ उनको। ये जो भी आपने मुझे बताया ये मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन ही था कि आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को इस चीज़ ने कैसे इफेक्ट किया है जो आपने ऑडियो बुक्स लिखी है। बट कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता होगा कि जैसे हर चीज़ का एक प्रो होता है एक कॉन होता है, जी, क्या इसने सिर्फ पॉजिटिवली इफेक्ट किया है आपकी लाइफ को, या थोड़ा कहीं बहुत उस चीज़ को मिस करते होगे आपकी? सुबह स्कूल भी जाना है, आपका एक फ्रेंड ग्रुप सर्कल होता होगा टीचर्स का, वो नेगेटिव भी तो इफेक्ट आया होगा। मुझे तो पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा मिले हैं टचवुड, पर क्योंकि हाँ ये एक आप कह सकते हो, मतलब मैं थोड़ा सा रिजर्व हो गई हूँ बाय नेचर। जैसे पहले पार्टी शार्टी ये सब दोस्त वगैरह ये सब बहुत चलता था, अब क्या मैं बचती हूँ इन चीज़ों से। मुझे लगता है कि जैसे जो मेरे क्रिएटिव थॉट्स चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं ब्रेक होने लगती है चेन। जैसे मैं स्टोरी पे काम कर रही हूँ जैसे मान लीजिए, और अगर मैं जा रही हूँ कहीं बार बार सोशल लाइफ ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ तो वो सारे थॉट्स पूरे निकल जाते हैं फिर। तो इसके लिए मुझे ना उनको एक तरीके से आप ये सोचो, मुझे ना अपनी पूरी क्रिएटिविटी थोड़ी सी प्रिजर्व करके रखनी पड़ती है। कम बात करती हूँ, कम लोगों से मिलती हूँ, जिनसे पॉजिटिविटी फील होती है उनसे ही कनेक्शन ज़्यादा रखती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये समझो कि ये एक थोड़ा सा चेंज आया है मेरी लाइफ में कि ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया है। इंट्रोवर्टनेस थोड़ी सी है। हाँ हाँ बिल्कुल। ऑडियो बुक लिखते समय आपकी थिंकिंग प्रोसेस क्या रहती है? आप प्लॉट को पहले से सोच के रख लेते हो, या फिर लिखते लिखते कई बार ऐसा होता है, क्योंकि एज ए स्क्रिप्ट राइटर मैंने भी स्क्रिप्ट राइटिंग की है थोड़ा बहुत चीज़ों के लिए, वीडियोस के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब शुरू करते हैं तो हमारे एंड में दिमाग में एंडिंग कुछ और होती है, लेकिन जब वो लिखने लगते हैं बीच में प्रोसेस होती है एक दो दिन सोच के, फिर ये लगता है कि नहीं इसे और इसकी एंडिंग को और ज्यादा चेंज किया कर जा सकता सकते है। हैं। पहले से वो प्लॉट लेके चलती हो या लिखते लिखते क्रिएट पहले चेंज होती है उसमें? होती है, चेंज तो होती है। पहले क्या होता था जब मैंने शुरू किया था तो मतलब बोला जाता था, जैसे मैं अभी जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ तो वहाँ पे क्या पूरी टीम रहती है। जैसे मैं राइटिंग करती हूँ, फिर एक क्रिएटिव प्रोड्यूसर होते हैं, वो उसको रिव्यू करते हैं, फीडबैक देते हैं, फिर मैं उनको चेंज करके उनके अकॉर्डिंग बनाती हूँ। तो पहले जब स्टार्टिंग हुई थी तब ऐसा कुछ नहीं था। ये सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म नए नए हैं, कोविड में ही ग्रो किया है ज़्यादातर। तो क्या हुआ था कि राइटर्स को बस लिख के दे दिया और उन लोगों ने उसको ऑडियो में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। फिर उनको ऐसा लगा कि ऑडियंस का रिव्यू देखा, फिर बाद में उनको लगा इसमें ये चेंजेस किए जा सकते हैं। अब ये रिक्वायरमेंट आ गई है कि अगर आप 30 एपिसोड्स का ऑडियो शो बना रहे हो तो हमें 30 एपिसोड्स के वन लाइनर दे दो, आप क्या किस एपिसोड में मेंशन करने वाले हो। अब क्या होता है कि एग्जैक्टली हम पूरा तो नहीं सोच सकते, पर हाँ थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट लिख लेते हैं कि ऐसा ऐसा होगा। आगे पीछे हो जाते हैं एपिसोड्स, पर उससे क्या है कि क्लियर रहता है कि स्टोरी किस फॉर्म में जा रही है, क्या इसकी एंडिंग होने वाली है, कौन कौन से हम इसमें हुक्स मतलब रखने वाले हैं, एपिसोड कैसे ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ड्रामा कितना क्रिएट होगा। ये सारी चीज़ें अब पहले ही क्लियर हो जाती हैं। शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी हम लोगों के लिखने की। शुरुआत में तो बस जो मन कह रहा है वो लिखते चले गए, उसको कंटिन्यू किया। और फिर मेरे साथ मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया था कि लिखते लिखते कहीं स्टार्टिंग बहुत अच्छी गई, फिर मिडिल उसका थोड़ा सा मेरे लिए अच्छा हुआ, वीक हुआ, या पब्लिक के लिए ऑडियंस के लिए बोर हुआ। फिर मैंने ये सोचा कि इसका एंड अच्छा लिखूं, फिर वो एकदम डिजास्टर होता चला गया। फिर कहीं किसी पॉइंट पर वो एकदम से उछाल आके वो चीज़ अच्छी चली। ये होता है, ऐसा होता है नॉर्मली राइटिंग। हाँ, पर लेकिन जब से ये फॉर्मेट आया है ना कि हम पहले मतलब बनाकर ऑडियो के लिए क्या हम लोग घंटे के हिसाब से शो बनाते हैं कि आपको 1 आवर का लिखना है, 2 आवर का लिखना है या 3 आवर का, तो हम लोग सोच लेते हैं 1 आवर कंप्लीट होगा तो मेजर हुक जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो उस हिसाब से फिर हम क्राफ्ट करते हैं अपनी स्टोरी को।
तो उसमें क्या ये चीज़ नहीं आती कि किसी पॉइंट पे वीक हो गई स्टोरी या किसी पॉइंट पे बहुत अच्छा ही हो बन बैठा। और फिर ये भी है कि आजकल क्या है कि रिव्यू देख के पता चल जाता है ऑडियंस को क्या चाहिए। अब जैसे मान लो मैंने ये अघोरी लिखना शुरू किया था, तो वो नॉन फिक्शन था। अगर मैं सीधे-सीधे बताना शुरू कर देती उसमें, बिल्कुल, तो मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता सुनने में, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अघोरी कल्चर के ऊपर कई लोगों के कई वीडियोज़ आ चुके हैं, देखे जा चुके हैं कई चीज़ें, और कई सारे वीडियोज़, इंटरव्यूज़ वगैरह भी न्यूज़ पढ़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं नाम लेके तो कोट नहीं कर सकता, बट हाँ, मैंने भी ऐसा देखा है कि जिन्होंने अघोरी कल्चर को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि नॉर्मल पब्लिक को सिर्फ उनसे डर लगता है कि ये कैनिबल है, इंसानी मांस खाने वाले ये साधु हैं और ये कभी भी भड़क जाते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जान पे भी बना सकती है, जादू टोना टोकई कुछ भी। तो नॉर्मल पब्लिक इनसे डरती है, लेकिन इंटरव्यूज़ में ये बताया गया कि हाँ नहीं, ये भी आम इंसान ही होते हैं, साधु ही होते हैं, जी। आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बट आपने जब अघोरी लिखी, जी। ठीक है, आपके मन में अघोरी के लिए उससे पहले क्या पर्सपेक्टिव था? क्योंकि एज ए राइटर आपने थोड़ी बहुत रिसर्च की होगी जी, कहाँ अघोरी कल्चर को लेके चेंज आया आपके लिए कि हाँ नहीं यार, ये मैं जैसा सोच रही थी वैसा तो नहीं है, ये थोड़े डिफरेंट तो हैं। मुझे एक्चुअली क्या है कि मतलब जैसे मैं भी शिव जी की पूजा ज़्यादा, वो मैंने देखा आपने हर बुक की सक्सेस पे महाकाल को थैंक यू बोला। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में जो भी पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं वो सब उन्हीं की वो तो ब्लेसिंग। खैर डिविनिटी की तो कोई बात ही नहीं है, डिविनिटी तो तो फिर अघोरी के साथ ये चीज़ थी कि वो महाकाल के भक्त होते हैं सबसे पहले तो डर तो मुझे कभी नहीं लगा, कभी भी। जब मुझे ये भी मालूम था कि ये मांस खाते हैं, तो मुझे ये मालूम था इसके पीछे जो कहानी थी कि इन लोगों ने मांस खाना क्यों शुरू किया। तो वो चीज़ मैंने क्या अपनी यूथ ऑडियंस को कनेक्ट करते हुए लिखी है ये। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करोगी कि इन्होंने मांस खाना क्यों चालू किया है? वो एक्चुअली क्या हुआ था, इनके जो सबसे पहले गुरु थे जो अघोर पंथ को आगे बढ़ाने वाले, कीनाराम बाबा कीनाराम बाबा जी, तो वो उन्होंने क्या बहुत सालों तक तपस्या करी, 400-500 सालों तक। तो तपस्या करने के बाद जो सिद्धियां उनको मिली थी, वो ये नहीं चाहते थे कि ये वेस्ट हो जाए। अब जैसे कि अगर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता तो वो उनकी सारी सिद्धियां उनके साथ चली जाती। बस वही। तो उनका कहना ऐसा था कि जब मैं मतलब ये मृत्युलोक से जाऊं, तो आप मेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके और मेरे जितने भी शिष्य हैं उनको प्रसाद के रूप में दे देना। तो ये वहां से चला है, मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर अघोरी मांस खाता ही है। ओके, और उस चीज से डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना मैंने पढ़ा अपनी रिसर्च में, जितना मैंने मतलब समझा इन चीजों को, तो ये केवल एक ट्रेडिशन के तरीके से मना सकते हैं। अब जैसे कई बार क्या होता है कि अपनी जनरेशन में भी हर किसी की फैमिली में कुछ ट्रेडिशन ऐसे होते हैं तो लॉजिकली कहीं फिट नहीं बैठते, कहीं समझ नहीं आते। एग्जैक्टली बट हम उन्हें क्यों करते हैं, अरे हमारे परिवार में ऐसा होता था। बस ये चीज आप समझोगे तो आप ये भी समझोगे कि अघोरी मांस क्यों खाते हैं। मतलब वही जो जैसे बोलते हैं ना कि वक्त के साथ चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन उनको फॉलो कर रहे हैं। डर रही है। ऐसा ही हुआ। वो जो मांस खाया गया था वो खाया गया था सिद्ध पुरुष या सिद्ध साधु कीनाराम बाबा जी वो का। चाहते हैं कि उनकी हमारे- पूरी नॉलेज हाँ, इस हमारे शिष्य। महाभारत में भी एक ऐसी मिलती जुलती कहानी है कि पांडु त्रिकालदर्शी थे। जी। पांडु को जब उनकी डेथ हुई तो ये बोला उन्होंने अपने 5 बच्चों से कि मेरे दिमाग को खा लेना। हाँ हाँ। तो उसमें से सिर्फ सहदेव ने एक छोटा सा, बिल्कुल उनके दिमाग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा अपने मुंह में रख लेना, क्योंकि वो एक चींटी लेके जा रही थी, मुंह में रख ले तो उन्हें फिर वो आगे की शक्तियां मिल गई थी कि सहदेव पूरा फ्यूचर और पास्ट देख सकते थे। फ्यूचर पर्सपेक्टिव वो अपने जान सकते थे कि फ्यूचर में क्या होने वाला, लेकिन बता नहीं सकते थे कि क्या होने वाला है। तो मतलब ये लॉजिकल है कि हम इस चीज को नकार नहीं सकते कि ये सिर्फ माइथोलॉजी थी। जी बिल्कुल। ये लॉजिकल। अरे माइथोलॉजी कहाँ से बनी है? जो मतलब मैंने क्या कि ये धार्मिक चीज़ों पे बहुत लिखा है नॉन फिक्शन में भी, जैसे उपनिषद की व्याख्या करी है और मतलब शनिदेव, और ये काशी विश्वनाथ के ऊपर एक नया प्रोजेक्ट लिखा है, कब मंदिर पहली बार टूटा, फिर क्यों बना, फिर क्या उसका पूरा इतिहास रहा, ये सब। तो उसमें मतलब मुझे यही समझ में आता है कि जैसे कई सारी चीजें अपन उस समय नहीं समझ पा रहे हैं, जब वो घटना घटी तब वो अपने ऊपर से निकल गई, लोगों को नहीं समझ में आएगा, उसका विरोध भी होगा, सब होगा। और जो चीजें समझ में नहीं आती वही क्यूरियोसिटी सबसे ज्यादा पैदा करती है लोगों में। तो अघोरी लिखते समय भी यही चीज थी कि जैसे लोगों को मालूम कम है, कोई जाके सीधे इंटरव्यू नहीं ले रहा। अब वो जो मतलब सोशल मीडिया पे पड़े हैं, मैं उनकी गारंटी नहीं लेती कि वो जेन्युइन है इंटरव्यू, पर
इंटरव्यू लेने के बाद भी कोई अघोरी अपने मुंह से अगर ऐसा कह रहा है कि हाँ मैं मांस खाता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो सच में अघोरी है। ओके, क्योंकि बहुत ये एक मिस्टीरियस कल्चर, बस इनको कोई पहचानता नहीं है, ये कौन है, कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाती, जी। कोई नहीं। मैं लास्ट दिसंबर में बनारस गया था, फर्स्ट टाइम मैंने बनारस देखा था, और अघोरियों के लिए जो मेरे दिमाग में एक वो था पर्सपेक्टिव कि हाँ ऐसे होते हैं। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर मैंने कुछ साधु देखे जो अघोरी वेश में थे, लेकिन नॉर्मल एक ले मैन को भी ये समझ में आ जाएगा, एक नॉर्मल पब्लिक को, कि ये बने हुए हैं, ये है नहीं, जेन्युइन नहीं। ये आजकल क्या हर जगह मतलब फ्रॉड वो है। भस्म बस- लगा बस- के और रुद्राक्ष पहन बस के। वही। वैसे तो अगर आपको देखना है तो कुंभ मेला वगैरह जब होता है, वो ज्यादा सामने आते नहीं है अघोरी किसी कि एक मिस्टीरियस कल्चर को फॉलो करते हैं, और आई बिलीव कि वो भी ये जानते होंगे कि हम अगर किसी नॉर्मल पब्लिक के सामने आएंगे, मे बी वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाए, बस वही। तो वो खुद ही इस चीज को समझ के आते हैं कि बिल्कुल सामने नहीं आना। नहीं आना है। ये मतलब मेरा ऐसा सोचना है, मुझे पता नहीं कि वो ऐसा सोचते होंगे। मेरी रिसर्च में भी यही चीज सामने आई है कि वो लोग अपनी पॉपुलैरिटी नहीं चाहते, सबसे पहली बात तो, और वो एकांत में क्यों रहते हैं, जिससे उनकी साधना बिना बनी रहे। किसी विघ्न के चलती रहे। बनी रहे। अब जैसे मैं अपना ही बता रही थी अभी आपको कि अगर मैं ज्यादा किसी से इंटरेक्शन करने लगूं, ज्यादा पार्टी शार्टी में जाने लगूं, तो क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। बस वही। हमारी साधना है, हाँ ये उनकी साधना वो है। इंटरैक्शन करेंगे तो हमारी क्रिएटिविटी पर जाएगी, उसका डाउनफॉल हो सकता है, क्योंकि ज्यादा लोगों से मिलेंगे, ज्यादा बातें दिमाग में आएंगी, ज्यादा चीजों में उलझ जाएंगे, वो चीज है। वही मुझे लगता है कि अघोरियों के साथ भी ऐसा ही कुछ होता होगा, तो इसलिए वो मतलब पब्लिकली ऐसे नहीं आते हैं सामने। तो मैम ये तो हो गई है अघोरी जो आपने लिखी उसकी बात है। अब आपके बारे में कुछ बात जानते हैं। जैसा आप जब लिखने बैठते हो जी, तो वो आपका राइटिंग स्टाइल के स्ट्रक्चर्ड होता है, या कोई मोटिवेशन आने पर ही आप लिखने बैठती हो? और इस चीज में आप डिसिप्लिन लाइफ को कैसे मेंटेन कर पाते हो कि हाँ लिखने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है? ऐसा नहीं होता कि आज 1 घंटे लिख लिया, कल 2 घंटे लिख लिया। अगर लिखने बैठे हैं तो फिर जब तक दिमाग में चलता रहेगा तब तक लिखते रहें, लिखना पड़ेगा, चाहे वो 6 घंटे हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, हाँ बैठे रहना पड़ता है। जी। तो इस चीज में आपको डिसिप्लिन, क्योंकि मेरे को ये पता है कि कई बार मेरी जो स्क्रिप्ट फेल हुई इसी वजह से हुई है कि मेरी उस समय डिसिप्लिन कहीं ना कहीं टूटा, कभी फैमिली प्रेशर की वजह से, कभी कुछ मेडिकल इशू की वजह से। अच्छा तो जो मैंने डिसिप्लिन के साथ नहीं लिखी वो फेल हो गई, और जो हाँ मैंने पूरा टाइम देकर बिल्कुल अपना दिमाग सब कुछ भूल के उसमें टाइम लगाया, वो ठीक ठाक चल पाई। मैं बोलता नहीं हूँ कि सक्सेसफुल, नहीं लेकिन ठीक ठाक चल पाए। मैं अभी भी यंग एज में हूँ, लिखना ही सीख रहा हूँ। तो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन कैसे काम कर रहा है, और स्ट्रक्चर्ड कैसे बना पाई हो आप लिखने के लिए? मोटिवेशन चाहिए होता है उसके लिए, क्योंकि जैसा आपने बताया कुकू एफएम, जी उन्होंने तो टॉपिक दे दिया, जी। मेरा वो जॉनरा नहीं है, और ये उन्होंने तो वो टॉपिक, हाँ, तो उसके लिए आप मोटिवेशन कैसे लेती हो? मतलब क्या है कि मेरे अंदर एक ये आदत शुरू से रही है कि अगर मुझे ये लग गया कि ये थोड़ा मुश्किल है, तो तुरंत ही ये भी थॉट आता है कि इसको करके देखना चाहिए। चैलेंजेस पसंद है आपको कि बहुत चैलेंज? ज़्यादा। तो जब मतलब ज्योग्राफी लिखना शुरू किया, हालांकि मैंने 10th के बाद नहीं पढ़ी है ज्योग्राफी कभी भी, और मैंने 12th के लिए भी ऑडियो बुक लिखी है इसमें। Okay. तो मुझे पूरा पढ़ना पड़ा, और मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ, तो पहले इंग्लिश में पढ़ना पड़ा, फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ा। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए थी, पर एक यही चीज़ थी कि हाँ मतलब करना है, एक बार डिसाइड कर लिया कि करना है तो करना ही है। अब रहा ये कि मैं कैसे अपना टाइम टेबल सेट करती हूँ, कैसे टाइम उसमें मैनेज करती हूँ। तो उसमें ये है कि लिखते समय सबसे पहले तो एकांत बहुत चाहिए। अकेलापन, एकदम शांति। 2 बच्चे हैं, तो जब वो स्कूल चले गए या फिर घर का सारा काम निपट गया, तो फिर मैं ऐसा टाइम अपने लिए चूज कर लेती हूँ कि मैं 4 घंटे की सिटिंग पूरी ले सकूँ। क्योंकि ऐसा नहीं कि 4 घंटे में बैठी हूँ तो 4 घंटे लिख ही रही हूँ। 4 घंटे में हो सकता है मैं 1 घंटे पूरा पढ़ने में निकाल दूँ, बिल्कुल 1 घंटा मैं उसको क्राफ्ट करती रहूँ। अपना भी वर्क कई बार क्या खुद ही सेटिस्फाई नहीं हो पाते ना, अपन लिख लिया बिल्कुल होता है। हाँ, फिर लगेगा नहीं यार अभी उतना अच्छा नहीं लिखा गया है, तो मैं उसको भी बार बार करके रिवर्क करके, जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ तब तक मैं आगे अपने क्रिएटिव प्रोड्यूसर के पास उसको भेजूंगी नहीं। तो ये है, चाहे भले उसमें मुझे 2 दिन लग जाएं, पर पहला, दूसरा, तीसरा एपिसोड अगर आप एक ही उसमें लिख गए, अच्छे से बना लिया और खुद लगा कि हाँ बहुत अच्छा बन गया है, फिर एक वो रिदम बन जाती है, फिर चलता रहेगा। ये है। कई बार ऐसा लगता है ना कि हमने तो बहुत अच्छा लिख दिया है, हाँ ऐसा होता है।
और सामने वाले को पसंद नहीं आती, तब बहुत दिल टूट जाता है कि यार अब से कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे फिर नया एंगल, जब जब ऐसी कोई घटना मैं नया एंगल से सोच ही नहीं पा रहा होता हूँ, मुझे लगता है कि यार मैंने इतना अच्छा लिख के दे दिया, इसको पसंद क्यों नहीं आया, ये कौन होता है। नहीं, इसके लिए मैं ना एक ये सलाह देना चाहती हूँ कि जैसे हम क्या केवल एक राइटर के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, जो हमने लिखा वो हमें इसलिए पसंद है क्योंकि वो हमने सोचा, हमने खुद शब्द डाले उसमें, तो वो अच्छा ही लगेगा। बट जो हमारी टीम है वो क्या ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से सोच रही है कि ऑडियंस क्या सुनना चाहती है। कई बार होता है ना, हम मतलब आप छोड़ो लिखने का, छोड़ो बातें करते समय भी देखो आप हाँ, कि लोग क्या सुनना पसंद करते हैं, जो सामने वाले को अच्छा लगा। बस। तो हम अगर वो ही बोलेंगे तो लोग हमें सुनेंगे, और अगर हम अपना ही बताते रहे कि हाँ हमें इस टॉपिक पे बोलना बहुत पसंद है, सामने वाले को नहीं है पसंद, तो वो क्यों सुनेगा, ये चीज़ होती है। तो शुरू में मेरे साथ भी ऐसा होता था कि कई बार मेरे क्या एक एक दो एपिसोड पूरे ही कैंसिल कर दिए गए कि नहीं, आपने इसको ना उतना अच्छा नहीं लिखा है, उतना ड्रामा नहीं क्रिएट किया है इसमें, आप इसको दोबारा से लिखो। थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगता था, बट फिर लगता था कि शायद वो लोग इसलिए बोल रहे हैं कि ये और अच्छा वर्क करेगा। जब वो मैंने फैंटेसी का शो लिखा था राजकुमारी नंदिता, तो उसमें ऐसा हुआ था मेरे साथ। मतलब उसमें जो मेरी क्रिएटिव प्रोड्यूसर थी भारवी शाह, उन्होंने वो वाला शो किया था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में वो असिस्टेंट राइटर नहीं थी, वो लीड राइटर के साथ। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि उनको एक्सपीरियंस तो मुझसे बहुत ज़्यादा है, अगर वो बार बार कह रही हैं लिखने को तो वो चीज़ मेरे अंदर ही निखार लाएगी ना। तो मेहनत बहुत करनी पड़ी शुरू में, बट ये है कि फिर वो चीज़ आदत में आ गई कि भाई वो सजेशन दे रहे हैं तो ये मेरे लिए अच्छा ही काम करने वाला है। और अगर मैं अपने आप ही लिखती रहूँगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ऑडियंस को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मतलब एक चीज़ ये भी बोल सकते हैं, लोगों को ये मिथ है कि जो क्रिएटिव फील्ड्स है, बेसिकली जो ड्राइंग करता है, आर्ट्स बनाता है, राइटिंग करता है, उन लोगों को ये लगता है कि ये यार बैठे बैठे करने वाली जॉब है, कि बैठे आराम बहुत है इसमें। मैं आराम तो नहीं है इसमें। तो वो चीज़ मिथ तोड़ने वाली चीज़ है ऑडियंस को, अगर अपन बताए कि हाँ क्रिएटिव फील्ड में भी मेहनत बहुत है, दिमाग की मेहनत। भले ही हमारा फिजिकल नहीं कि हमें सुबह 6 बजे गाड़ी उठा के ऑफिस नहीं जाना है, पंच नहीं करना है 8:30 बजे तक, और हम समय के अंदर नहीं बढ़े बस, लेकिन काम तो मेहनत है कुछ नहीं है। और अगर आप ग्रो करना चाह रहे हो इस फील्ड में तो आपको लगातार मेहनत करनी होगी, अपने आप को अपडेट करना होगा। जैसे मान लो कि 2020 से लेके अभी 24 4 ही साल हुए हैं, फॉर्मेट इतनी बार चेंज हुआ है, मुझे कई सारी चीज़ें नई सीखनी पड़ी। जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग में ही अगर सिंगल नरेशन में लिखती थी मैं पहले, फिर आया कि नहीं आप में ना नरेटिव स्टाइल चेंज कर दो, डायलॉग्स ज़्यादा करो। हर एक ऑडियो प्लेटफॉर्म का अपना अलग एक फॉर्मेट रहता है। तो जब तक आप नई चीज़ें नहीं सीखोगे, खुद पे काम नहीं करोगे, तो आप फिर आगे कैसे बढ़ोगे। अच्छा मैम, एक चीज़ जो मैंने जैसे ऑडियो बुक्स जो सुनी है, कई बार ऐसा होता है कि मैंने वो ऑडियो बुक उसके टेक्स्ट की वजह से, उसके जॉनरा की वजह से चूज़ करी। मिस्ट्री हो गया, मिस्ट्री की शुरुआत हुई रोमांस से। एक मैरिड कपल है, उसका किसी तीसरे से लव अफेयर हुआ, और फिर जिसके साथ लव अफेयर हुआ उसका मर्डर हो गया, अब वो लेडी फंसी हुई है, फिर वो इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो शुरू के 1-2 एपिसोड तो मेरे दिमाग ये रहता है यार मैंने मिस्ट्री सोच के किया था, और ये तो एकदम फैंटेसी और लव फैंटेसी और अफेयर पे चल रही है। फिर एक राइटर के लिए कितना चैलेंजिंग हो जाता होगा कि ये एकदम से लव अफेयर को चेंज करके मिस्ट्री, और मिस्ट्री को एकदम से चेंज करके फिर से वो इमोशनल अटैच ना कि हाँ पति माफ कर देता है, इमोशनल ड्रामा क्रिएट करना। बाकी फैंटेसी आप कितनी भी लिख सकते हो, क्योंकि उसको कोई मतलब ऐसे क्या कहते हैं एग्जामिन नहीं करने वाला है। ऑडियंस में कितना, हर किसी का सोचने का तरीका अलग है। आप कितने भी लेवल तक फैंटेसी सोच सकते हो उसमें। जैसे वो है हैरी पॉटर, मुझे नहीं लगता कि उसके राइटर से पहले किसी ने भी ऐसा कुछ सोचा होगा। बिल्कुल। फिर जब हैरी पॉटर आई तो मतलब वो ऐसा लगा कि वास्तव में एक ऐसी दुनिया है, एग्जिस्ट करता है। आज भी अगर हैरी पॉटर की इतनी कल्ट फॉलोइंग है, जबकि वो बनी बच्चों के लिए थी। हाँ, लेकिन उसका क्रेज है, मतलब मैं ही कितनी बार देख चुकी हूँ, मुझे नहीं पता। सेम लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड जो उस टाइम पे बच्ची थी, और अच्छा मेरी सिस्टर की फ्रेंड है, वो देखती थी। अच्छा। और आज भी वो हैरी पॉटर की इतनी कल्ट फॉलोइंग उनके दिमाग में ऐसे हावी है कि वो आज भी डिनर करते टाइम पे हैरी पॉटर ही लगा लेते हैं। तो वही मैं कह रही हूँ कि फैंटेसी में कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी अच्छा लिख सकते हो, कितना भी अच्छा सोच सकते हो। अब वही
मतलब जो लव स्टोरी की बात होती है, तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता, हर किसी का एक्सपीरियंस उसमें अलग होता है। अब ऑडियंस उसको कैसे कनेक्ट करती है, अगर उसका कुछ एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा तो वो ईजिली कनेक्ट कर लेगी। कई लोग होते हैं प्रैक्टिकल थिंकिंग वाले होते हैं, लव शब्द में उतना नहीं मानते, तो वो नहीं उतनी जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। अब किसी को थ्रिलर ही चाहिए तो कई बार क्या होता है वो भी हो जाएगा, पर इमोशनल ड्रामा वो ही लिख पाएगा जो उस चीज़ को फील कर पाएगा। जैसे कि मान लो बहुत छोटा सा एक सीन बता रही हूँ आपको कि हीरोइन मर गई, अब हीरो उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा, कैरेक्टर कैसे भी हो सकता है, हमने कैरेक्टर कैसा लेके चला है, ये तो बिगिनिंग से हमें याद रखना पड़ेगा कि जो कैरेक्टर की मोरल वैल्यूज़ हैं, थॉट्स हैं, वो किस तरीके के हैं, तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। अगर रिएक्शन थोड़ा सा भी ऑकवर्ड गया, ऑडियंस वहीं से सुनना छोड़ देती है। तो इस चीज़ के ऊपर काम करना बहुत थोड़ा सा हार्ड वर्किंग है कि इमोशंस आप इतना अच्छा लिख पाओगे, शब्दों में कैसे उनको ढालोगे, कितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो, और ये भी नहीं हो कि वो खिंचने लगे। जैसे एक ही एपिसोड में आप एक सीन को लंबा करके खींच दोगे, जैसे हम लोगों को क्या वर्ड काउंट के हिसाब से रुपए मिलते हैं, तो कई सारे राइटर मेरे नॉन मतलब ऐसे भी हैं जो केवल वर्ड काउंट के लिए लिख देते हैं, फटाफट से बनाया उन्होंने कि है ना 2000 शब्द हो गए मेरे, इतने रुपए बन जाएंगे। पर होता क्या है कि ऑडियंस उस चीज़ को नहीं कनेक्ट कर पाएगी। फिर आपको वर्ड्स पे ध्यान नहीं देना है, वहाँ पे आपको केवल इमोशंस पे ध्यान देना कि आपने एपिसोड में कितना इमोशनल ड्रामा ऐड किया है, तो बस वो आ जाए ना, फिर तो कुछ भी लिख सकती है। मेरे मन में एक सवाल था जी मैंने मतलब जो भी आपने देखे होंगे सवाल, उसमें मेरे मन का एक सवाल ये था, तो मैंने सोचा था ऑन स्पॉट आपसे पूछूंगा। फिल्म होती है एक चीज़, फिल्म में सेम चीज़ है, राइटिंग भी होती है, स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट डायलॉग डिलीवरी भी होती है। फिल्म में एक्सप्रेशन सामने वाले का दिख रहा होता है। लाइक मैं अभी कोई भी रिसेंट मूवी देखे तो उसमें इमोशन भी है, लव भी है, एवरी सामने हम उस चीज़ को विजुअलाइज करके देख रहे हैं, तो हाँ, जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं उससे। जल्दी। ऑडियो बुक्स के लिए कितना चैलेंजिंग हो जाता होगा कि हमें दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो फील, क्योंकि मैंने पर्सनली किया क्रिएटिव फील्ड से होने के बाद भी, एक मैंने मर्डर केस सुना था ऑडियो बुक में, तो मुझे पता है ये क्रिएटिव है, बट जब हेडफोन लगा के मैंने वो सुना तो मैं वहाँ इमेजिन कर रहा हूँ खुद को कि ये मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ सामने और सब मेरे सामने हो। हाँ, तो हम लोगों को क्या है, मतलब किसी भी राइटर को अगर वो अच्छा परफॉर्म करना चाह रहा है तो उसको वो चीज़ क्या फील ही करनी पड़ेगी पहले। जब तक आप जैसे कोई भी चीज़ है, मान लो मर्डर हुआ है, हम किसी मर्डरर का पॉइंट ऑफ व्यू लिख रहे हैं, तो किस कंडीशन में वो मर्डर किया गया, कैसे किया गया, एक एक स्टेप हम लोगों को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। फिर मर्डर के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होता है, इसके लिए पता बहुत रिसर्च मांगता है, मतलब सब कुछ ही। जैसे मैंने पहली मर्डर मिस्ट्री लिखी थी, मुश्किल बड़ा ये प्यार है, लव स्टोरी साउंड करती है पर वो मर्डर मिस्ट्री थी, तो वही चीज घूम फिर के आ गई, मुश्किल बड़ा ये प्यार है। मैं अगर उसे सिलेक्ट करूंगा फिर उसमें वो मर्डर मिस्ट्री चलती रहेगी। मैंने नहीं सुनी थी कि यार ये तो लव स्टोरी होगी। फिर मैंने उसको रिकमेंड किया, मैंने कहा नहीं आप सुनो, फर्स्ट एपिसोड सुनोगे ना, उसका फर्स्ट एपिसोड ही जेल से शुरू होता है, तो मतलब जेल में क्या सिस्टम है वो सब मुझे पता करना पड़ा। कई सारे लोगों से मैंने पूछा भी इसके बारे में कि जैसे अलग अलग बैरक होती हैं कि एक ही बैरक, वैसे कई सारी मूवीज में भी दिखाते हैं, पर मूवीज में भी कुछ फॉल्ट रहता है, जो उस फील्ड का होगा ना वो तुरंत से कैच कर ले, एग्जैक्ट नहीं दिखा सकते, हाँ, हम दिखा पा रहे हो ये। और जैसे फिर मैंने कोर्ट रूम ड्रामा लिखा, तो मेरे जो लॉयर फ्रेंड थे, जैसे मैंने जर्नलिज्म भी किया है अभी, तो उसमें कुछ लोग थे जो लॉयर थे, वो पार्ट टाइम में पता नहीं क्यों ही कर रहे थे, पर वो जर्नलिज्म कर रहे थे, तो मैंने उनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली कि जब अपन मतलब केस कैसे करना होता है, क्या उसकी प्रोसेस रहती है और बेल कैसे मिलती है। पहले मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, पर अब जब मैं लिखती हूँ तो मेरी कोशिश ये रहती है कि कुछ भी गलत ना लिख कि ऑडियंस तक एक्यूरेट जानकारी पहुंचाई जाए, कोई ये ना सोचे कि अरे यूं ही कुछ भी लिख दिया है। वो चीज़ अगर रहेगी ना तो ऑडियंस सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी। फिर स्टोरी लिखने के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? वो लोग तो देते हैं जो देते हैं जी, लेकिन लिखना तो मुझे है। उन्होंने तो कोई भी टॉपिक दे दिया जो मेरा जॉनरा भी नहीं, साइंस मेरा जॉनरा नहीं है, जी उन्होंने साइंस फिक्शन पे लिख के, स्काई-फाई पे लिख के बताओ, अब मैं इंस्पिरेशन कहाँ से ढूंढूं? आप लोग कैसे ढूंढती हो? एक तो ये इसका क्या है कि मैं जॉइंट फैमिली में पली बड़ी हूँ, तो मतलब कई सारे किरदारों को मैंने बचपन से देख रखा है, तो मतलब मेरे दिमाग में अभी भी कुछ लोग ऐसे अटके हुए हैं, मतलब मेरी फैमिली के नहीं, आस पड़ोस के रिश्तेदारों में, कि जिन पे मैं पूरी कहानी बना सकती हूँ। तो ये ऐसा होता है कि अपना क्या देखने का नज़रिया बदल जाता है कि हम किसी इंसान से मिले पहली बार, तो अब
क्या देखते हैं, जनरली कोई क्या देखता है कि सामने वाले का नेचर कैसा है, मैं इससे दोबारा इंटरेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, इसका ऐसा कौन सा मतलब पूरे इसके एटीट्यूड में कौन सा पॉइंट है जो मैं लिख के बता सकती हूँ। तो वो चीज़ें ना मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में रह जाती हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो आपको आपके रियल लाइफ के लोग इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि हाँ हाँ, ये है, तो मेरी कई कहानियों में ऐसे किरदार हैं जो मैं बता सकती हूँ, हाँ ये वो हैं, ये उनकी ये मेरे परिवार के हैं, ऐसे हैं, ये मैं जोड़ सकता तो यही है मेरी इंस्पिरेशन, तो आसपास के लोग रियल लोगों से इंस्पिरेशन मिल जाती है। जी। बट कई बार ऐसा होता है, मैंने भी ये चीज़ देखी है कि इंस्पिरेशन तो हमें वैसे ही मिल जाती है कि हाँ मेरे खानदान में कोई साइंटिस्ट है जी। और मैंने साइंटिस्ट को लिख के ऐसा परसेप्शन बनाया कि साइंटिस्ट ये करते हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, रॉकेट साइंस में लगे रहते हैं, और वो बिल्कुल फैसिनेटिंग स्टोरी ले जाके वहाँ तक है। और मुझे पता है वो लिटरली कोई साइंटिस्ट कुछ नहीं, वो लैब में बैठे आराम से, सरकारी लैब में 10-10 दिन काम नहीं है, बैठे हुए हैं। ये हो रहा है, तो फिर हमने क्या, रियलिटी से बहुत अलग फील और रियलिटी बहुत डिफरेंट हो अब जाती है। जैसे मैं बताती हूँ, मतलब मैंने एक लव ट्रायंगल के ऊपर एक स्टोरी लिखी थी, मेरे किसी पहचान वाले की थी। तो जो मैंने वो देख ली कि हाँ भाई इसकी स्टोरी है, बट जब मैंने उसको लिखा तो मैंने उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया कि लोगों को उसमें इंटरेस्ट आए। हकीकत में जब मैं उस लड़की से मिली तो इंटरेस्ट तो छोड़ो, मतलब सिंपैथी ज़्यादा थी कि इसने ऐसा क्यों ही कदम उठाया होगा अपनी ज़िंदगी में। तो ये चीज़ें क्या, जैसे कहते नहीं है कि एक प्रेजेंटेशन होता है, अपन कोई खाने की चीज़ बना रहे हैं, कोई डिश अपन बना ली, फिर उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका रहता है। तो ये किरदार को रिप्रेजेंट आप कैसे करते हो, कितना भी रियल कैरेक्टर होगा आपको थोड़ा मॉडिफाई करना ही पड़ेगा। ये तो पोइटिक लाइसेंस भी होता है इस चीज के लिए कि जी। तो वही है कि अगर आप एज इट इज लिख दोगे कि हाँ भाई ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने ऐसा किया था शुरू में, मेरी स्टोरी बिल्कुल नहीं चली वो, मतलब मैंने जैसा किरदार देखा सामने उसको वैसा लिख दिया, बट नहीं आया लोगों को पसंद। फिर उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया, अच्छा, और थोड़ा ड्रामा क्रिएट किया। वही है कि थोड़ा झूठ भी परोसना पड़ता है सच के साथ साथ, तो मज़ेदार बन जाए कहानी बस। इसको जादू बोलेंगे या क्या बोलेंगे, क्योंकि आपकी जितनी भी ऑडियो बुक्स हैं बहुत ही एंगेजिंग है, देखा वो चीज़ सुनी भी है। ये तो मतलब इंटरेस्ट कहिए, अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आपको लिखने में भी इंटरेस्ट उतना ही आएगा। और ये है कि मतलब मैंने पढ़ा बहुत है, अभी भी पढ़ती हूँ, जब भी कोई ऑडियो बुक शुरू करती हूँ तो उसके पहले कुछ ना कुछ ऐसा पढ़ लेती हूँ जिससे मतलब जो मेरा एनर्जी लेवल है ना लिखने का, वो हाई बना रहे। पढ़ना तो मतलब वो ऐसी चीज़ है, मैं ऑडियंस को भी ये चीज़ बोलूँगा कि पढ़ना, अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हो तो भले ही कितना भी हेट करते हो आप बुक से, अगर पढ़ना पड़ेगा। मैं भी ऐसा था, मैं एवरेज स्टूडेंट था, मैथ से बहुत घबराता था, तो मैंने आर्ट्स चूज किए, आर्ट्स लाइन को एज ए 10+2 में अपना करियर बनाया ही था शुरू से। मेरी वो पूरी क्लास जो 10th में पास हुई थी सब PCM और PCB की तरफ मुड़ गई। पता आपने अभी आई एम द ओनली स्टूडेंट जिसने आर्ट्स चुना था। मैं अपना कैलिबर जानता था कि भैया मैं अगर अभी मैं PCM में पढ़ गया तो शायद मैं 11th भी पास ना कर पाऊँ, इतना हेट था मैंने मैथ से। नो ऑफेंस। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई को हम किसी के टैलेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। अब बच्चा आगे चल के क्या करेगा ये तो अभी से नहीं हम डिसाइड कर सकते। लिटरली मैंने वो चीज़ फेस की है कि मेरे अंकल वगैरह, मामा वगैरह, मम्मी वगैरह मजाक बनाते थे कि क्या करें यार, इसका क्या कर सकते हैं, 10th तक आते आते कि क्या करें, बूट पॉलिश दे दें इसको गाँव भेज दें, भैंस चराएगा, ये करेगा वो करेगा। और मैं भी डिप्रेशन में आ जाता था कि यार मैं जानता हूँ कि शायद मेरे को बूटी पॉलिश करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो लगता है ऐसा कि क्या आप ये बात मानती हो कि कोई कितना भी लेजी हो या क्या, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के अंदर एक राइटर दबा हुआ होता है? बिल्कुल, मुझे तो लगता है क्योंकि कोई उसको लिख ना पाए शब्दों को, पर मन में तो चलते हैं अंदर से वो पैदाइशी राइटर तो है, कहीं ना कहीं एक राइटर दबा हुआ है। मैंने लाइव ऐसे केस देखे हैं, इंजीनियर, लॉजिकल इंजीनियर, और वो लिखना चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन बस ये है कि लाइफस्टाइल के कारण लिख नहीं पाते। और कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब जैसे अपने अंदर जो भी विचार आ रहे हैं, हमें ये नहीं मालूम होता कि सामने वाला किस तरह के शब्दों में उनको पढ़ना या सुनना पसंद करेगा। जब ये चीज़ क्लियर हो जाती है तो फिर वो राइटर की जर्नी शुरू हो जाती है। मेरा अगला क्वेश्चन इसी चीज़ पे था आपका जी, कि आप थीम कैसे चूज करते हो?
आप अपने मन से लिख लेते हो या आप ऑडियंस की पसंद का लिखते हो? अपने मन से तो मैंने वही कहा कि आजकल कोई भी अपनी राम कहानी तो नहीं सुनना चाहता, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ऑडियंस क्या सुनना चाहती है। जैसे मान लो मेरे दिमाग में कुछ आया कि मुझे ये लिखना है, अब मैं अभी एक जो नया प्रोजेक्ट शुरू ही किया है, अच्छा चले भगवान करे वो भी, बिल्कुल, उस- महाकाल की कृपा हुई तो ज़रूर वो तो मुझे है ही। क्या कि जैसे अपन हॉरर स्टोरीज आपने जितनी भी सुनी हो पढ़ी हो, उसमें क्या होता है कि कहीं गए, आत्मा मिली या भूत प्रेत से वो हो गया आमना सामना, इस तरह के। तो मुझे लगा ऐसे भगवान के साथ भी तो हो सकता है, कहीं गए अचानक से भगवान की कृपा हो गई, कहीं भगवान के होने का एहसास हो गया। मैं इस चीज़ के ऊपर लिख रही हूँ, ये थॉट मेरे थे। मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये भी होता है, कई बार क्या होता है कि हम अपने विचार किसी के साथ इसलिए भी साझा नहीं करते, ये मन में डर लगता है सामने वाले ये ना सोचे बड़े अंधविश्वासी हैं या मतलब बैकवर्ड हैं थोड़ा सा, या छोटी जगह से बिलोंग करते हैं। बट जब आप कुछ करने लगते हो, लोग आपकी बात सुनने लगते हैं, तो ये एक आत्मविश्वास आ जाता है कि लोग कुछ भी कहें पर मैं अपनी जगह पे सही हूँ। तो जब ये मैंने पिच किया अपना कंसेप्ट कि मैं इसके ऊपर लिखना चाहती हूँ, तो थोड़ा सा डाउट था, पर वो एक बार में सिलेक्ट हो गया कि हाँ ये नई चीज़ है, लोग क्यों नहीं सुने। ऑब्वियसली लोग हॉरर तो सुनते हैं, हाँ, बट वो भी तो सुन सकते हैं। और ये होता है, जैसे जो लोग ये दावा करते हैं ना कि मैंने आत्मा को देखा है, उतने ही परसेंटेज वाले ये लोग हैं जो ये दावा भगवान करते को हैं। महसूस किया मैं है। हाँ, मेरी फैमिली में कई लोग हैं जो कहते हैं मैंने महसूस किया है। ऑब्वियसली मैंने महसूस तो किया हो नहीं किया हो, बट उनकी वो चीज़ देखी है मैंने, कृपा देखी है, कृपा बोल रहे हैं। हाँ, वो ठीक। फील हो जाती है। पता था कि ये काम कभी नहीं सुधरने वाला, हाँ, फिर हो गया। लेकिन वो काम बना आपका, तो वो डिविनिटी तो डिसाइड कर ही रही है आपकी कि हाँ ये हाँ, होना तो है। बस मैं उसी के ऊपर लिख रही हूँ। अब जैसे मैंने ये सोचा कि मुझे इसको ऊपर लिखना है, फिर मुझे लगा कि इसको कैसे लिखा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो जाए। तो मैंने उसमें एक जो कैरेक्टर लिया है, वो आपकी एज का एक लड़का लिया है, और वो बचपन से अपने किस्से बताता है कि कैसे उसने घर में पूजा पाठ होते देखा। फिर उसकी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे ऐड होंगे उसमें आगे जाके कि वो इस चीज़ पे बिलीव करने लगेगा। जैसे आजकल की जो जनरेशन है यंग, उसके साथ क्या है कि हर चीज़ में आर्ग्यूमेंट चाहिए उनको। हर जब तक लॉजिकल उसका आंसर नहीं मिल जाएगा, वो लोग किसी भी चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करते इजीली। बिल्कुल। तो यही एक मैंने उसमें डाला है। तो यहाँ क्या ऑडियंस के कनेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब जैसे हम लोगों ने कुछ भी लिखना स्टार्ट किया, तो पहले क्या होता है पॉइंट ऑफ व्यू, ऑडियंस इससे कनेक्ट क्यों करेगी, इस चीज़ का आंसर मिल गया तो बस फिर वो ऑडियंस के पास पहुंच जाता है आंसर सीधे। क्यों करेगी, क्यों सुनेगी, उसको आंसर्स मिलेंगे ना, उनके लॉजिकल जो रीजनिंग क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स अगर मिल रहे हैं तो वो आपका शो जरूर सुनेगी। फिल्म राइटिंग एक अलग डिफरेंट जॉनरा ये बिल्कुल अलग। फील्ड हो गई। ये ऑडियो बुक की राइटिंग होती है, इसमें कोई सामने सीन नहीं चल रहा होता। एक होता है वॉइस ओवर आर्टिस्ट जिसकी आवाज़ सुन रहे होते हैं हम, जी, ठीक है। हमें लिखते समय, खासकर आपको लिखते समय, वो ध्यान भी तो रखना पड़ता होगा, उस मीडियम को भी तो ध्यान में रखना पड़ता होगा लिखते कि यार वो जब डायलॉग बोले तो वो डायलॉग लगे, ऐसा ना हो कि वो प्लेन चला जाए विदाउट इमोशन। फिर म्यूजिक, बता बैकग्राउंड म्यूजिक, वो कितना चैलेंजिंग हो जाता है आपके लिए, क्योंकि सोच के भी तो लिखना है। सोच। और मैं अगर सोच रहा हूँ, मुझे लिखना है कि हाँ ये कुछ इमोशनल है, वो मेरे दिमाग में चल रहा, बट वॉइस ओवर आर्टिस्ट वैसा नहीं पढ़ पाया। हाँ, ये होता है कई बार डिसअपॉइंटमेंट भी होता है जब अपना ही लिखा हुआ कुछ सुनते हैं और मतलब आगे उस फील के साथ नहीं पढ़ रहा होता है। ऐसे लोगों से कोऑर्डिनेट नहीं होता क्या फिर हमारा कि आपको इसको ऐसे बोलना था? नहीं, ये हम लोगों का मतलब हम लोगों के बीच में क्या, क्रिएटिव प्रोड्यूसर जो रहते हैं वो स्क्रिप्ट लेते हैं और आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। हम लोगों का डायरेक्ट कोई वो नहीं रहता, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कोई नहीं है, फिर वो डिसअपॉइंटमेंट झेलना ही पड़ रहा है। बहुत कम ही होता है क्योंकि वो लोग भी क्रिएटिव फील्ड से होते हैं ना। और अगर अच्छा है कोई आरजे, जैसे अब तो प्रोडक्शन हाउसेस चल पड़े हैं तो पूरी टीम ही रहती है, मिक्सिंग के लिए भी उनका ही काम रहता है, आरजे का भी उनका ही काम रहता है। तो फिर क्या है कि बस स्क्रिप्ट देनी है, तो वो लोग भी क्रिएटिव फील्ड से ही होते हैं, तो वो फील कर लेते हैं उस चीज़ को। बट हाँ, जब मैं शुरू में आई थी तो मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ था कि मेरी ऑडियो बुक उतनी अच्छी नहीं बनी थी जितनी अच्छी हो सकती थी। एक बार तो मैंने ऑब्जेक्शन ही उठा दिया था, फिर मुझे पता चला कि राइटर का ये राइट नहीं रहता है, आपने दे दिया, आपको पेमेंट मिल गया, काम खत्म। बट क्या है, अपन इमोशनली एंगेज हो गए ना उस चीज़ के साथ, तो फिर कुछ चीज़ें क्या काम करते करते सीखने पड़ती हैं, वो चीज़ है। अब ये जो आपने पूछा कि आरजे का हम लोग कैसे उसमें, उसके बाद ये फॉर्मेट चेंज हुआ। पहले सिंगल नरेशन चलता था तो उसमें वॉइस ओवर वगैरह कुछ नहीं लिखते थे हम लोग, फिर ये आया स्क्रीन प्ले टाइप से लिखने के लिए,
तो जहाँ डायलॉग है वो कैसे बोलेगा, उदास होकर, पछताते हुए, बैठते हुए, या कुर्सी की भी आवाज़ है वो भी हम लोग लिखते हैं अब तो। क्या यहाँ वो बैठा कुर्सी खिसकाई तो एसएफएक्स क्या आएगा, कुर्सी की आवाज़। बिल्कुल तो एक-एक चीज़ मेंशन कर देते हैं तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं वही चीज़ शायद ऑडियो बुक में फील देती है। जैसे होती। मैं जिस स्टोरी की जो मैंने सुनी थी उसकी बता रहा हूँ, उसमें एक सीन आया था। वो लड़की जिसके साथ लव अफेयर था वो उसके घर जाती है और वो लड़का शार ले रहा होता है, शार की आवाज़ बाकायदा आ रही होती है और वो लड़की बाहर खड़े होके वो दिमाग में चल रहा होता है क्या मैं अंदर घुस जाऊँ और ये हो जाए वो हो जाए। एंड माई माइंड वॉज कि घुस जाना यार अंदर, घुस जा। ये इसीलिए तो बनाया गया है फॉरफिट। वो मैं सोच रहा होता हूँ कि शायद मैं उस लड़की की जगह हूँ, वो अब कुछ ऐसा सीन एक्साइटिंग सीन होने वाला है, वो दरवाजा खोल के अंदर घुसती है, वहां देखती है लड़के की लाश पड़ी है और फिर एकदम से चीख आती है। सडन जो चीज स्काई रॉकेट की तरह एक फीलिंग ऊपर जा रही थी वो धड़ से नीचे और जहाँ एपिसोड एंड होता है वो लाश रखी है अंदर। वो क्या सोच रही थी, वो अंदर लड़का मरा हुआ रखा है उसके, ये फील साउंड ही दे रहा होता साउंड है। ही देता है। अगर वो एक ऐसा है जैसे कि कोई आर्टिस्ट है, मान लो पेंटर है, स्केच बना लिया, जब तक उसमें कलर नहीं आएंगे तब तक आप उसको समझ नहीं पाओगे अच्छे से। बिल्कुल देखने में बहुत अच्छा लगेगा बट उसको फील नहीं कर पाओगे। और एक बार जब कलर आ जाते हैं पेंटिंग में तो फील करते हैं ना, उसको ऐसा लगता है हमारे सामने ही खड़ी है, मतलब जो भी है कलाकृति। तो ऐसा ही इसमें है, हम लोगों ने लिख दिया, आप पढ़ोगे आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। किताबें पढ़ने का चलन क्यों कम हो रहा है, इसीलिए हो रहा है क्योंकि शायद वो जो लिखी हुई किताबें हैं वो भी ऑडियो बुक फॉर्मेट में आने लगी हैं। लगी हैं अब तो। तो इवन कोर्स की जो एकेडमिक्स हैं उसके भी ऑडियो बुक आने लगे हैं। कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स की कुछ बुक्स ऐसी आने लगी हैं। सुना मैंने कि हिस्ट्री की भी कुछ बुक्स हैं जो आती कुकर भी बहुत सारी पढ़ी। इको एफएम है, पॉकेट एफएम है, ये बहुत सारे ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहाँ कोर्स के साथ साथ आपकी रियल बुक्स जो लिखी जा चुकी है उस जो टाइम पोएम्स आने लगे हैं जी आने लगी हैं। हाँ जी, ओ। एक ये भी सबसे बड़ा रीज़न है कि आजकल क्या है कि टाइम बहुत ज़्यादा किसी के पास नहीं है। हाँ वो बैठ के नहीं पढ़ फुर्सत के लम्हे ही नहीं है, कहाँ बैठ के पढ़ेंगे। Yeah. अब जैसे मतलब मैं तो तब भी थोड़ी पुरानी हूँ मतलब मेरे तो जो छोटे लोग हैं आपकी जनरेशन के, तो वो लोग क्या पढ़ने का टाइम नहीं दे पाते। पढ़ना पसंद सबको है, तो क्या है कि ऑडियो बुक सुन लो, चलते चलते ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी में कहीं भी हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं तो ऑडियो बुक लगा लो। तो क्या सुनने में भी फील तो वही आ रहा है ना कि हाँ हमने किसी अच्छी साहित्य मुंशी प्रेमचंद की किताबें पढ़ी हैं बहुत सारी ऑडियो में, तो वो ये है कि एक टाइम भी बच जाता है। और अपना जो मुंशी प्रेमचंद की हमने जो वो हीरा मोती दो बैल की कहानी स्कूल टाइम में पढ़ी थी, अब वो ठीक है, वो मिल जाती वहाँ पे वो मैम जब डिक्टेट कराती थी और हाँ एक स्टूडेंट उठा के पढ़ लेता था। अब वो हीरा मोती जब सुनते हैं ऑडियो बुक में तो ऐसा लगता है कि यार लिटरली कितना सफर किया उन दोनों बैलों ने, वो उसका साला लेके। अरे स्कूल टाइम में तो बच्चे कनेक्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि उनके लिए वो केवल सिलेबस की वो सिलेबस की चीज थी। बस। अब लगता है कि हाँ कि हाँ ये हाँ वो सुनना चाहिए। लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे मैं वो बैल हूँ जो इनमें से हीरा मोती को वो कोड़े मार रहा है और ये पढ़ रहा, वो फील आता है। और ये आपको लगता है बीइंग अ टीचर, मेरा आपसे ये सवाल है कि स्कूल्स में भी इसी फॉर्मेट में पढ़ाई होनी चाहिए? अब तो आने लगी है ऑडियो, जैसे मतलब मेरे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं नॉट जस्ट द प्राइवेट और जी, अब तो अब गवर्नमेंट तो हर स्कूल में ये होना चाहिए क्योंकि वो बच्चे फील के साथ पढ़ सकते हैं पढ़ सके। और टीचर्स को भी इस चीज़ के लिए और ज़्यादा ट्रेन करना चाहिए कि बच्चों को कैसे इस चीज़ के थ्रू मोटिवेट तो मुझे तो लगता है कि आजकल मतलब एजुकेशन सिस्टम काफी मतलब चेंज हो रहा हाँ, है जो मेरे क्योंकि जैसे स्मार्ट बोर्ड वगैरह बहुत यूज होने लगे हैं, पहले नहीं होते थे। तो और जैसे जो सिलेबस की वो आती है ना बुक्स, उनके पास साथ सीडीज भी देते हैं, पूरा आपको पूरी बुक की सीडी मिलेगी, उसमें वीडियोस भी होंगे। ऑडियो बुक लिखने में चैलेंजिंग क्या होता है बेसिकली? जो आपकी ये हार्ड कॉपी बुक्स जो होती हैं उसमें नहीं होता और ऑडियो बुक में ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। ऑडियो बुक में एक तो हार्ड कॉपी में जो मतलब लिखते हैं उसमें क्या है कि शब्द गिन के नहीं लिखे जाते। ऑडियो बुक में आपको पर एपिसोड वर्ड काउंट भी याद रखना पड़ेगा। वर्ड होते हैं एवरेज, अगर एक एपिसोड में लिखा जाता है जैसे कि 1500 से 2000 तक। 2000 तक। बहुत लंबा एपिसोड नहीं लिख सकते। और है ना, जैसे एंड कहाँ करना है तो एक किसी एंगेजिंग पॉइंट पे एंड होना है। पब्लिक अगले एपिसोड
अगले एपिसोड तक जा पाए। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रखनी पड़ती हैं। जैसे अगर अपन नॉवेल लिख रहे हैं बुक पब्लिश करवाने के लिए, तो उसमें ये याद नहीं रखना कि कहाँ पे एंगेजिंग पॉइंट छोड़ना है कि अगले पेज पे वो पढ़े, इतना नहीं ध्यान रखना होता है। जबकि ऑडियो में क्या होता है कि हर एक एपिसोड के एंड में आपको कुछ ना कुछ हुक देना हुक देना ही पड़ेगा, तो वो बहुत सोच समझ के लिखना पड़ता है। और यही है कि कम शब्दों में अच्छी से क्रिस्पनेस ज़्यादा रहती है ऑडियो स्क्रिप्ट में। नॉवेल में ये है कि कई सारे आपने नॉवेल पढ़े भी होंगे कि जो बीच में कहीं ना कहीं थोड़े वीक लगने लगते हैं, फिर भी हम उन्हें ख़त्म कर लेते हैं कि चलो एंड में क्या होता है ये देखते हैं। ऑडियो बुक में क्या होता है कि एक एपिसोड अगर अच्छा नहीं हुआ तो ऑडियंस एंड तक जाएगी ही नहीं। तो हर एक एपिसोड में आपको ये देखना पड़ेगा कि कम शब्दों में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग एपिसोड बन के आता है। ये थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। ये एक चैलेंज हो गया, और कोई चैलेंज इसमें ऐसा? और यही है कि जैसे कि अब आरजे रिकॉर्ड करेगा, उसकी वॉइस कैसी है ये लिखने वाले को नहीं पता, तो ये मेंशन करके रखना पड़ता है कि अगर ये मेल वॉइस में जा रहा है तो लिखने का तरीका हमारा अलग रहेगा, फीमेल वॉइस में जा रहा है तो लिखने का तरीका हमारा अलग रहेगा। आप मेल पर्सपेक्टिव से चीजें सोच लेते हो सोच कि लेते। मेल क्या बोलेगा, मेल का मोस्टली क्या है कि मेल वॉइस को ही रिकमेंड किया जाता है। तो अब तो आदत में आ गया है, शुरू में थोड़ी दिक्कत होती थी। अब जो हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं, मतलब मेरे साथ के जो भी राइटर हैं, तो इतना समझ आ गया है कि स्क्रिप्ट ऐसी लिखो कि उसमें दिक्कत ना हो। अगर मेल वॉइस में जाए तब भी वो उतना ही अच्छा लगे और फीमेल वॉइस में जाए तब भी। जैसे बहुत ज़्यादा हम लोग जेंडर के पर्सपेक्टिव से नहीं लिखते हैं, ऐसे कोई सीन क्रिएट किया। और जैसे नरेटर का एक अलग रोल रहता है, तो अगर ऐसा है कि हम लोगों को कुछ स्पेसिफिक चाहिए नरेटर में, तो वो पहले मेंशन कर दिया जाता है कि नरेटर की वॉइस हमें कैसी चाहिए। जी। ये है, तो नॉवेल में ये सब चीज़ें नहीं ध्यान रखनी पड़ती हैं। इंडिया में बाइलिंगुअल आपकी ऑडियंस होती है, कुछ इंग्लिश भी है, कुछ हिंदी भी है। अभी दबदबा कौन सी लैंग्वेज का है सबसे ज़्यादा ऑडियो बुक की वर्ल्ड में? किस लैंग्वेज को कोशिश करनी पड़ेगी ऊपर आने के लिए, और अभी दबदबा किसने बनाया हुआ है? सबसे ज़्यादा तो ना हिंदी ना इंग्लिश, जो सबको इजीली समझ में आए। जैसे इंग्लिश वर्ड सब लोग ही यूज़ करते हैं थोड़े बहुत, हिंदी भी। जैसे मैं तो हिंदी में ज़्यादा लिखती हूँ, तो एक ये इंस्ट्रक्शन हम लोगों के लिए आता है कि टिपिकल वर्ड यूज़ मत कीजिए। मेरा वही क्वेश्चन था, मैं शायद अपने क्वेश्चन को उतना क्लियरिफाई नहीं की। इंग्लिश हाँ, इंग्लिश। इंग्लिश उसमें क्या है, इसमें ये भी रहता है कि टाइपिंग करते समय ये ध्यान रखना पड़ता है। मैं शुरू में क्या करती थी कि जो इंग्लिश वर्ड्स हैं वो हिंदी में लिख देती, मतलब उनको बोलने में इंग्लिश ही आएगा बट वो हिंदी में लिख देती थी। फिर ये हुआ कि धीरे धीरे उस चीज़ को सुधार के मैं यहाँ तक आई कि इंग्लिश को इंग्लिश की तरह ही लिखना है, हिंदी को हिंदी की तरह ही लिखना है। लिखना दोनों में पड़ता है। डायलॉग्स है, जैसे आजकल की जो यंग जनरेशन है वो इंग्लिश इतनी फ्लुएंटली बोलती है कि वो, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका किसी के साथ एक पूरा मतलब कन्वर्सेशन है उसमें इंग्लिश वर्ड्स यूज़ ना हुए हो। मतलब बीइंग अ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, मैं अपनी भी साफ खुलकर बोलता हूँ कि हाँ, अगर मैं ऑडियो बुक सुन रहा हूँ, मुझे पता है कि इंग्लिश में कम्युनिकेशन सामने वाले से कैसे करना है, क्या करना है, और कैसे लिखनी है इंग्लिश, ग्रामेटिकली उसको सही लिखना है, गलत कहाँ गलत पता है मुझे। बट जब मैं सुनने बैठूँगा ना, तो मैं हिंदी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाता हूँ, या इंग्लिश के साथ, या मतलब अगर मैं प्योर इंग्लिश में सुनना चाहूँ तो शायद वो सीन नहीं आ रहा है। तो प्योर इंग्लिश की ऑडियंस नहीं है अपने इंडिया में, तो नहीं है। और प्योर हिंदी की भी नहीं है। जब पूरा जो हिंदी के ऑडियोज रहते हैं ना, उसमें उतना एंगेजमेंट नहीं आता ऑडियंस का। जैसे मान लो कि ऐसी कोई स्टोरी लिखी जा रही है जो आजकल की जनरेशन के ऊपर बेस्ड है। अब ऑडियंस में क्या है, यूथ को ज़्यादा फोकस किया जाता है। माई तो भी हम लोग लिखते हैं तो उसको इतनी सरल भाषा में लिखा जाता है, हिंदी के शब्दों को ऐसा चुना जाता है जो हम रोज में बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी नहीं लिखने देते, क्योंकि फिर वो यूथ नहीं कनेक्ट कर पाएगा ऑब्वियसली। तो इसलिए मतलब वही है, चलन में तो वही इंग्लिश है। बस माइथो में ये याद रखते हैं कि इंग्लिश वर्ड ना आए और हिंदी जितनी ज़्यादा सरल हो सके, कि इंग्लिश मीडियम का भी कोई बच्चा सुन रहा है ना तो वो भी अच्छे से समझ जाए, ये ना लगे अरे यार ये हिंदी तो ऊपर से निकल रही है, वो ना हो। बस यही है। मतलब ये भी बोल सकते हैं कि भले ही इंडिया में कोई बहुत टिपिकल इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है और वो आगे चल के वो शायद घर में भी इंग्लिश में ही बात करता है, बट मैं ये नहीं समझता कि उसे हिंदी समझ में ही नहीं आती हो। ऐसा हो सकता है कि एक हिंदी वाले को इंग्लिश नहीं समझ में आए, क्योंकि इंग्लिश हमारा मदर टंग नहीं है, नहीं है। ठीक है।
सेम वैसे ही जैसे फॉरेनर कंट्रीज वाले इंग्लिश हिंदी नहीं नहीं, बोल लेकिन सकते। जैसे आपने जो बात कही ना कि इंग्लिश मीडियम को जो स्टूडेंट है उनको हिंदी नहीं समझ में आती, हैं कुछ लोग ऐसे, तो उनके लिए हिंदी बहुत बहुत ईजी करके लिखनी पड़ती है। ज़्यादा लेकिन इजी। मैं जिन लोगों के साथ काम करती हूँ, तो कई क्रिएटिव प्रोड्यूसर है जो यंग एज के ही है, तो उनको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है, हाँ भाई ये हिंदी का ही शब्द है, इसको और ज़्यादा ईजी नहीं किया जा सकता। समाहितों में हम इंग्लिश नहीं लिख सकते। अब जो फिक्शन स्टोरीज लिख रहे हैं वहाँ तो फिर मैं इंग्लिश वर्ड डाल देती हूँ, जो उनको नहीं समझ आया ना हिंदी वर्ड, तो वो तुरंत कह देंगे इसको चेंज कर दो, तो फिर मैं इंग्लिश वर्ड डाल देती हूँ। बट माइतो में क्या करेंगे, तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये हिंदी वर्ड ही है, आप इसको और ज़्यादा इजी करके नहीं लिख सकते। एक अपनी यहाँ बोलचाल की भाषा में उर्दू और फारसी के शब्द भी बहुत बिल्कुल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल। तो वो नहीं क्लेरिफाई हो पाता कि ये हिंदी वर्ड है कि उर्दू वर्ड है। तो फिर इसलिए ये रखा गया कि भाई जो बोलचाल की भाषा है आप उसी में लिखो, उसको ये मत सोचो कि हिंदी है, इंग्लिश है या कौन सा शब्द है। तो फिर मेरी स्क्रिप्ट में भी ऐसा कई बार होता है कि हिंदी के बीच में थोड़ी सी इंग्लिश भी आ जाती है, थोड़ी सी उर्दू भी आ जाती है, जो मुंह पे चढ़ा हुआ है शब्द वही आ जाएगा। लेकिन आजकल उर्दू का भी चलन, मैं ऑडियो बुक्स की तो बात नहीं करूँगा, मैंने पोइट्स कई ऐसे सुने हैं जो यंग अपकमिंग पोइट्स हैं, जी जी वो उर्दू को बहुत अच्छा प्रेजेंट कर पा रहे हैं। जी। मेरी सिस्टर भी ऐसी ही है, वो कितने आर्किटेक्ट है, बट लिखना उसने शुरू किया अपनी पोयम को, तो उसने उर्दू के वर्ड्स बहुत अच्छे से, उर्दू में क्या नजाकत ज्यादा होती नज़ाकत, ऐसा सुन रहे कि नज़ाकत बहुत ज़्यादा है, और इस चीज़ को हम जो हिंदी में और इंग्लिश में ज़्यादा बेटर तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे, वो उर्दू से उतनी ज़्यादा खूबसूरत बन जाती है चीज़। वही है, खूबसूरत ज्यादा बन जाती है। ऐसा नहीं है, हिंदी में मैंने पहले नहीं सुना था, जैसे गजल उर्दू में ही ज्यादातर लिखी जाती है। जब मैंने सोशल मीडिया पे अपनी कविताएं लिखना शुरू किए तो कई ऐसे लोगों से जुड़ी मैं जो पहले से कविताएं गजल ये सब लिख रहे थे। जैसे गजल में क्या ये काफिया वगैरह सब देखना पड़ता है, वो मुझे नहीं आता था पहले, तो मैं ऐसे लोगों से जुड़ी कि मुझे सीखने को मिले। तब मेरी पहचान में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शुद्ध हिंदी के शब्दों में पूरी गजल लिखती है, हिंदी गीत लिखते हैं। उनकी हिंदी इतनी अच्छी थी कि मतलब मुझे लगा कि उर्दू के बिना भी बहुत अच्छा लिखा जा सकता है, बट वही है कि हर कोई समझ नहीं पाता। और स्टीरियोटाइप टूटता है जब ऐसे लोग सामने आते हैं हाँ, कि उर्दू कि उर्दू में ही सिर्फ गजल नहीं लिखी नहीं जा लिखी सकती। जाती है, पूरे हिंदी गीत, और उनको गजल का नाम दे रहे हैं जबकि गजल ही उर्दू शब्द है। बिल्कुल। बट ठीक है, अच्छा मतलब अच्छा है। आज इसमें क्या हो रहा है कि साहित्य में हर एक चीज आगे आगे और आगे बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी वाले ही है, केवल उर्दू वाले ही है। आजकल के यूथ में क्या है कि है ना, वही चीज आ जाती है, हिंदी इंग्लिश उर्दू, जो भी आपको अच्छा लग रहा है लिखो, आप अपने विचारों को अच्छे से अगर आप व्यक्त कर पा रहे हो तो आपको सुनने वाले भी मिलेंगे, पढ़ने वाले भी मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो मैम लास्ट क्वेश्चन आपसे, अपकमिंग जनरेशन को आप क्या राय देना चाहेंगी कि क्या करके आना चाहिए उन्हें इस फील्ड में, और वो कैसे आ सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको लिखने में इंटरेस्ट है किसी को भी, और वो चाहता है कि ऑडियो बुक के लिए ही लिखना है, तो अपना लिखा हुआ अच्छे से पढ़ के देखो। जैसे हर कोई आर्टिस्ट का काम नहीं कर सकता, बट हम अपने लेवल पर उसको पढ़ के अच्छे से देख सकते हैं। पढ़ने के बाद वो कैसा साउंड कर रहा है, उसमें आपको खुद कमी समझ में आ जाएगी। उसके बाद जब भी आप अपनी स्क्रिप्ट आगे भेजते हो तो उसको अच्छे से प्रूफ रीड करो। जैसे ऐसा होता है ना कि हम टेस्टी खाना खा रहे हैं, अचानक से कंकड़ आ जाए तो पूरा मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, मुंह भी खराब हो जाता है। सेम वही चीज़ इसमें होती है स्क्रिप्ट में। मतलब मेरे साथ कई सारे राइटर्स थे, जर्नी साथ में शुरू हुई, बट मैं अगर उनसे कहीं आगे आ पाई हूँ तो उसका ये सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मेरी स्क्रिप्ट में डबल चेक करती हूँ, प्रूफ रीडिंग करके पूरा, मतलब एक मात्रा की भी गलती ना हो। तो उसमें क्या है कि सामने वाला फटाफट पढ़ता है। आज देखो भी रिकॉर्ड करने में आसानी होती है, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ, ये सब तो खैर बता भी दिया जाता है। जैसे आप किसी कंपनी से जुड़ते हो तो आपको एक बेसिक चीज़ें बता दी जाती हैं, बट ये है कि आप अगर, और दूसरा सबसे क्रिटिसिज्म झेलने की आदत होनी चाहिए कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपका एपिसोड अच्छा नहीं बना है, इसको दोबारा लिखो, तो आप क्वेश्चन पुट अप मत करो, क्यों दोबारा लिखो, मतलब आपको उसमें चेंजेस करने ही पड़ेंगे। तो ये चीज़ आ गई ना, अगर अपनी गलतियाँ सुधारने की आदत आ गई तो फिर तो आप आगे बढ़ ही जाओगे। तो अपकमिंग जनरेशन के लिए ये यही एक राय है कि आप जो ऑडियंस को देना चाहोगे कि क्रिटिसिज्म हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है। सबसे दूसरा, पहले अपनी गलतियां खुद निकालो, उनको सुधारो। बिल्कुल। फिर अगर दूसरे लेवल पे भी गलत बोला जा रहा है कि उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो आप उसको भी इजीली हैंडल करो। ये दो चीजें तो मतलब आनी ही चाहिए। ऑडियो बुक फॉर्मेट में यूट्यूब इज द प्लेटफॉर्म जिस पे कोई भी आ सकता है। जी। ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है,
कोई भी अपना बिजनेस यहाँ पे एज ए क्रिएटर शुरू कर सकता है, बट ऑडियो बुक एक क्लोज सर्किट है। जी आइदर इट वाज कुकू एफएम और पॉकेट एफएम और जितने भी आ रहे हैं, बहुत सारी जितने भी आ रहे हैं, वो कैसे आ सकते हैं, कैसे ज्वाइन हो सकते हैं? कोई स्क्रिप्ट राइटिंग का डिप्लोमा, मास्टर्स, बैचलर, कोई कुछ नहीं, कर मुझे रहा है? नहीं ऐसा लगता कि इसके लिए कोई मतलब प्रोफेशनली कोई डिग्री वगैरह लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मतलब मैंने जर्नलिज्म तो अभी किया है, वो बस आगे ग्रो करने के लिए किया है, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं था कि ये करना ही है। बट हाँ, आप कितने अच्छे से अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ये एक बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए। और यही है कि नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि हर चीज़ अपडेशन तो मांगती है। अगर आप उसी पे रहोगे कि नहीं मैं तो अच्छा ही लिखती हूँ, आप मतलब चेंज नहीं कर सकते। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैंने ये शुरू किया लिखना, मेरे साथ एक राइटर थी, तो वो क्या करती थी, अपनी पूरी स्क्रिप्ट लिख के फ़ोटो क्लिक करके भेजती। अब ये ऑडियो प्लेटफॉर्म नए थे तो उन्होंने कॉपरेट किया, बट अब वो क्यों करेंगे, अब तो उनको बहुत राइटर मिल रहे हैं। तो वो चीज़ है कि अब जैसे मुझे भी उतना नहीं आता था, धीरे धीरे सीखते सीखते अब मैं यहाँ तक आ गई हूँ कि चलो अब उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो मैं कर लेती हूँ। बट वही है कि आपको हर एक फेज़ में कुछ ना कुछ चेंजेस तो सीखने ही पड़ेंगे और अपने आप को अपडेट करते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा। करते रहोगे तो आप आगे चले जाओगे। कल को कोई आके एज ए आपको इंस्पिरेशन मान के शागिर्द आपके पास आता है जी और वो ये चाहता है कि आप उसको ट्रेनिंग दे के कुकू एफएम या पॉकेट एफएम में ज्वाइन करा के जी आगे बढ़ा सको और आपको भी उसमें कैलिबर दिख रहा है, आप कैसे हेल्प करोगे थोड़ा ऑडियंस को बस? सबसे पहले तो एक्चुअली कुछ लोगों के साथ मैंने ये किया है एक्सपेरिमेंट, बट वही है, हर किसी का हुनर अलग अलग होता है। आप किसी को दिशा दे सकते हो, बट उंगली पकड़ के चला नहीं सकते हो। बिल्कुल। तो इसमें ये है कि मैं गाइड कर सकती हूँ कि कैसे जाना है। आप अपना स्क्रिप्ट लिखिए, भेजिए, आइडियाज़ पिच करिए सबसे पहले, फिर है ना लॉग लाइन वगैरह उनका पूरा फॉर्मेट रहता है, कैसे आपको पिच करना है उस फॉर्मेट में आप दे दो। लॉग लाइन लिखना है, उसमें थोड़ी सी समरी लिखनी है, एपिसोडिक आर्क कैसे बनाओगे आप, 30 एपिसोड्स है तो हर एपिसोड में आप क्या दिखाओगे। जैसे आपने पहले पूछा था फॉर्मेट कैसे बनाते, तो ये उनकी रिक्वायरमेंट रहती है आजकल ऑडियो प्लेटफॉर्म्स की। वो ये जानना चाहते हैं कि आप 3 घंटे तक ऑडियंस को कैसे एंगेज रखने वाले हो। अगर उनको वो चीज़ सही लग गई तो आपका स्क्रिप्ट अप्रूव हो जाएगा, फिर आपको ऑडियो स्क्रिप्ट लिखने के लिए बोल दिया जाएगा। उसके बाद हर एक एपिसोड के बाद भी वो लोग रिव्यू करते हो, उसमें जो भी चेंजेस वो बताएंगे वो आप करते जाओ। तो ये है कि जैसे जो शुरू करेगा उसके लिए थोड़ा सा मेहनत वाला काम तो है, बट अगर आपने एक ऑडियो स्क्रिप्ट निकाल ली फिर आप आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आइडिया बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसा एकदम यूनिक सा हो और है ना उसको 3-4 घंटे का शो बनाया जा सके उसके ऊपर। और दूसरी चीज़, आप अपनी स्क्रिप्ट को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, उसको प्रेजेंट करने का तरीका अगर एक बार आ जाएगा तो फिर आराम से जोड़ सकते हो। मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है किसी के लिए भी लिखना। सब कोई मतलब आपसे अगर जुड़ना चाह रहा हो, कोई नया बच्चा या कोई भी ऐसा जी जो आना चाहता हो, तो इज इट पॉसिबल कि वो आपसे जुड़ के आप उसको ट्रेनिंग? बिल्कुल मैं दे सकती हूँ ट्रेनिंग, तो गाइड कर सकती हूँ। आप लोग मेरी ऑडियो मतलब देखो, ऑडियो बुक लिखने के लिए पहले क्या ऑडियो बुक सुनो। जो मैंने भी जब शुरू किया था तो मैंने कई सारी ऑडियो बुक सुनी कि हर जो पॉपुलर हुई हैं तो उनमें ऐसी कौन सी चीज़ है, वो क्यों सुन रहे हैं लोग इतना बार बार। तो सुनने के बाद क्या आइडिया अच्छे लग जाते हैं कि हाँ यहाँ एपिसोड कितना लंबा खींचा गया है, डायलॉग्स कैसे रखे गए, तो वो चीज़ फिर सीखने की कोशिश करो और आ जाता है धीरे धीरे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। तो देखा आपने कि फिल्म लाइन एक चीज़ होती है, यूट्यूब वर्ल्ड एक अलग है, बट एक अपकमिंग मार्केट भी है इंडिया में, इंडिया के उन राइटर्स के लिए जो एक प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहे हैं, उनको रोजगार वहाँ से भी मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, उस और ये प्लेटफॉर्म। ग्रो ही हो रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल, और ये बहुत ग्रोइंग मार्केट है कि आप कैसे ज्वाइन हो सकते हैं, क्या खामियां है आप में जिसको आप सही कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ ऑथर, राइटर, स्टोरी टेलर मिसेस प्रियंका कटारे जी। आप इनको लिंक्डइन के थ्रू भी मिल सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू भी मिल सकते हैं, और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो आप एज ए राइटर जितने भी आप कंफ्यूजन में है वो आप इनसे मिलके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और मैम की जितनी अमेजिंग ऑडियो बुक्स हैं मैंने पर्सनली सुनी है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी सुनो प्लीज़।
और इंजॉय करो कि हाँ ऑडियो वो वर्ल्ड क्या है, वो वर्ल्ड भी एक डिफरेंट वर्ल्ड है जिसके ट्रिक में आप चले जाते हो और शायद आप वहाँ से बाहर आना भी नहीं चाहते हो। तो प्लीज़ इनकी बुक्स को सुनिए। मैं और भी कई ऐसी बुक्स हैं जिनको आप सुन सकते हैं आपके जॉनरा की, प्लीज़ सुनिए। और मैं मैम का थैंक यू बोलूँगा। मैम थैंक यू सो मच, बहुत सारे आपने डाउट क्लियर किए आपको इस बहुत थैंक यू। मुझे और बहुत अच्छा मुझे लगा आपसे बात करके। मैं फिर से बुलाऊंगा और ज़्यादा मेरे ऑडियंस के जब क्वेश्चन मेरे पास आएंगे तो मैं फिर बुलाऊंगा, आपको फिर आना होगा। जी बिल्कुल। तो तब तक के लिए मैम थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग पॉडकास्ट। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू।